नमस्कार। वेलकम 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 टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज का जो टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चर इन इंडिया, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है। दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर इकोनॉमी एंड टू सम एक्सटेंट इट ऑल्सो रिलेटेड टू योर करेंट अफेयर्स। ठीक है, बट हम ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग उसको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, सो हियर इट इज। देखिए, एज वी नो कि अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिकली बात करूं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, तो जो प्राइमरी सेक्टर हुआ करता है वो है एग्रीकल्चर। मेन इज द एग्रीकल्चर। हालांकि माइनिंग्स, डायरी, पोल्ट्री फार्म्स ये सब भी आती है, बट मेन जो है एग्रीकल्चर। सेकेंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री, एंड थर्ड है सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, एजुकेशन, ठीक है, तो इंश्योरेंस, ये सब जो सेक्टर है। बट अगर हम बात करें, ठीक है, कि इकोनॉमिक सर्वे 2024 की बात करें, तो अराउंड इंडिया में टोटल 100% में से 45% जो वर्किंग पॉपुलेशन है दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। मतलब आप सोचिए, ये अभी रिसेंट रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे 2023 एंड 24 का, कि 45% लोग जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं या एग्रीकल्चरल से डिपेंडेंट हैं। कंप्लीटली वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट है। अगर देखो, एक दो चीज है यहां पर, दो चीज बताना चाहूंगा। टोटली डिपेंडेंट जो है 45% लोग हैं, बट आज भी 65% से ज्यादा परसेंटेज दे आर डूइंग एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर है, उनके घर में जमीन है, वो भी एग्रीकल्चर करते हैं। जैसे कि मेरे फादर खुद टीचर हैं, बट एग्रीकल्चर का जमीन भी हमारे पास बहुत है, तो हम एग्रीकल्चर भी करते हैं। तो लाइक दिस ऐसे भी लोग हैं जिनका प्रोफेशन तो अलग हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड होने की वजह से वो एग्रीकल्चर भी करते हैं। लाइक सो इट, हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चरल सेक्टर से 2024 में 18.2%। ये रिसेंट रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, 18.2%। पहले 17% हुआ करता था, अब बढ़ गया है 18.2%। एंड अबाउट 2/3, देखो ये डाटाज वगैरह याद कर लेना। देखो, पहला चीज है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 एंड 24, ये रिसेंट सर्वे है 2020 एंड 24। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड अराउंड 45% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स। टोटल जितने काम करते हैं उसमें से एग्रीकल्चर से 45% है। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। सो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग्स। देन इट कंट्रीब्यूटेड 18.2% टू द कंट्री जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इन ए फाइनेंशियल ईयर। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक साल में एक देश में कितना, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन होता है, उसको उस कंट्री का जीडीपी कहा जाता है। एज सिंपल, टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इज नोन एज जीडीपी। सिंपल एज दैट। एंड तो जीडीपी में अराउंड इट कंट्रीब्यूट 18.2%। ये रिसेंट डाटा 2024 के हिसाब से। पहले 17% था, अब बढ़ गया है, अच्छी बात। एंड अबाउट 2/3 कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द मानसून। हमारा जितना एग्रीकल्चरल लैंड है, जहां पर एग्रीकल्चर होता है, उसमें से अराउंड कितना, 66%। 2/3 का मतलब कितना हुआ? 66% ऑफ द लैंड, मतलब अराउंड 2/3% ऑफ द लैंड अभी भी मानसून से ही डिपेंडेंट है। अच्छा बारिश होगा तो अच्छा प्रोडक्शन होंगे, नहीं होगा तो नहीं। आज के डेट में भी इरिगेशन फैसिलिटी इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है हर जगह पे। इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली विद द हाईएस्ट नेट क्रॉप्ड एरिया। मतलब अगर एरिया की बात करें और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें, अगर इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें, तो इंडिया का रैंक कितना है? फर्स्ट है। इंडिया का रैंक फर्स्ट है, सेकंड में यूएसए है, थर्ड में चाइना है। सेकंड में यूएसए है और थर्ड जो है चाइना है। तो इंडिया रैंक फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, इंडिया का रैंक कितना है? फर्स्ट। ठीक, एग्रीकल्चरल लैंड में। ठीक,
तो ये सब डाटा इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको याद कर लीजिएगा, और ये रिसेंट डाटाज हैं, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पुट अप होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड है। अब देखिए, नेट क्रॉप्ड एरिया प्लस फॉलो लैंड इज इक्वल टू कल्टिवेटेड लैंड। मतलब जो जहां पर नेट क्रॉप्ड एरिया, मतलब नेट क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या है, टोटल एरिया सोन इन द कंट्री, जहां पर जो है उगाए जाते हैं, जो टोटल एरिया है जहां पर प्रोडक्शन होता है उसको नेट क्रॉप्ड एरिया कहा जाता है। फॉलो लैंड का मतलब क्या है, लैंड लेफ्ट आउटसाइड ऑफ कल्टिवेशन फॉर ए डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम टू रिस्टोर इट फर्टिलिटी। कभी कभी क्या होता है, रिस्टोर इट फर्टिलिटी, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, कि एक एरिया का अगर सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो गया है तो उसको कभी कभी छोड़ दिया जाता है, ताकि इन टर्म्स ऑफ कुछ टाइम के बाद उसका फर्टिलिटी बढ़ जाए, उसके बाद अगले साल या 2-3 साल के बाद ही प्रोडक्शन होती है। तो काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये जो बात हो रही है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, समझे कि नहीं? ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो यहां पर जो है जो बच जाता है, तो यहां पर नेट क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या है, यहां पर देखो, नेट क्रॉप्ड एरिया प्लस फॉलो लैंड इज इक्वल टू कल्टीवेटेड एरिया। मतलब जो कभी कभी कुछ साल का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है, राइट, तो कभी कभी नहीं भी होता है, तो टोटल मिला के हम क्या कहेंगे, कल्टीवेटेड एरिया कहेंगे। टोटल मिला के क्या कहेंगे, कल्टीवेटेड एरिया हम लोग कहेंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, चलिए। कमर्शियल एग्रीकल्चर, नाम से ही पता चल रहा है कमर्शियल, जो एग्रीकल्चर बिजनेस पर्पस में होता है उसको हम कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। फार्मर grown the crop with the aim to selling in the market। मतलब इस पर्पस में प्रोडक्शन किया जाता है कि देखो, एक तो होता है अपना कंजप्शन के लिए, अब बहुत सारे लोग होते हैं अपना कंजप्शन के लिए ही करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो प्रोफेशनल कमर्शियल बेसिस पे करते हैं कि अपना कंजप्शन के साथ साथ वो दूसरों को प्रोडक्शन करके बेचें, उस मकसद को लेके किया जाता है। जो मॉनेटरी पर्पस में, पैसा गेन करने के पर्पस, मतलब बिजनेस पर्पस में, उसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कैश क्रॉप, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैश क्रॉप। एंड फॉर मॉनेटरी पर्पस के लिए देखिए, फार्मर ग्रोन द क्रॉप, क्रॉप को उगाया जाता है विद द एम टू सेलिंग इन द मार्केट, मार्केट में सेल करने के लिए, फॉर द मॉनेटरी पर्पस, पैसा प्रॉफिट करने के लिए, सिंपल इज दैट, जिसको कैश क्रॉप भी हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल है कॉटन है, कपास जिसको हम लोग बोलते हैं, सुगर केन गन्ना, तंबाकू टबाको, ऑयल सीड्स, तो ये सब जो है एग्जाम्पल है कॉटन, सुगर केन गन्ना, टबाको तंबाकू, ऑयल सीड, ये सब क्या है, दिस ऑल आर नोन एज कैश क्रॉप। ये इसलिए उगाया जाता है, देखो अब कोई भी कॉटन का उत्पादन करता है खुद खाने के लिए तो नहीं करता है, या खुद का कपड़ा पहनने के लिए तो केवल कॉटन उत्पादन नहीं करता, या सुगर कैन या तंबाकू खुद खाने के लिए तो कोई नहीं करता, दैट इज फॉर द बिजनेस पर्पस, दैट्स व्हाई नोन एज कैश क्रॉप, और दिस इज फॉर द कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों मैं बता दूं, अगर इंस्टा में जुड़ना है तो इंस्टा में भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम में भी, और उसके साथ ये है मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, डायरेक्टली 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिल सकता है। किसी प्रकार का डाउट है, क्वेरीज है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये भी क्या है, ये भी एक तरफ से प्लांटेशन भी एक तरफ से बिजनेस पर्पस में होता है, कमर्शियल पर्पस में होता है। मतलब एक बड़े से एरिया में क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप का उगाए जाते हैं, जैसे कि टी होता है, कॉफी होता है, शुगर केन होता है, रबर होते हैं, कोकोनट होते हैं, बनानाज होते हैं, लाइक मतलब एक बड़े से एरियाज में एक ही तरह का क्रॉप को जो उगाया जाता है, दैट इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग पर्पस में, दैट इज नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सिंगल क्रॉप, ध्यान रखिएगा बेटा, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज एरिया, एक ही क्रॉप बड़े से एरिया में, मतलब कमर्शियल पर्पस को लेके जो उगाया जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। ऑल द
all the produce is used as a रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हो आप, चाय, टी, कॉफी, रबर, सुगर केन, बनाना, बम्बूज, ठीक है, देन कोकोनट, ये सब जो है आर इंपोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। आप देखोगे ना, टी है, चाय है, कॉफी है, रबर है, गन्ना, सुगर केन है, कोकोनट है, बनाना है, ठीक है, बनाना, बम्बूज, तो ये सब क्या है, कमर्शियल पर्पस में किया जाता है, जिसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब देखो मिक्स क्रॉपिंग, नाम से ही पता चल रहा है मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है, जिसको मल्टीपल क्रॉपिंग भी कहा जाता है। मतलब एक ही फील्ड में एक ही टाइम पे दो प्रकार का क्रॉप को उगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्राम एंड व्हीट को उगाया जाता है, मस्टर्ड एंड व्हीट को उगाया जाता है, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर को उगाया जाता है। मतलब एक ही जगह पे एक ही टाइम पे दो प्रकार का क्रॉप को उगाया जाता है, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। मल्टीपल क्रॉपिंग ऑल्सो नोन एज द मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग इज ऑल्सो नोन एज द मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या है? when two or more than two, कभी कभी दो भी होते हैं और उसके साथ more than two भी हो सकता है, crops are grown simultaneously on the same field, दो या दो से ज्यादा क्रॉप को एक ही टाइम पे एक ही जगह पे एक ही फील्ड पे उगाया जाना। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि गेहूं और ग्राम, जैसे कि व्हीट और मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, गेहूं, देन ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर को, तो ऐसे मिक्स क्रॉपिंग होते हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा बन सके, है ना। देन उसके बाद देखो कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, रियरिंग ऑफ द एनिमल्स, रियरिंग ऑफ द एनिमल्स मतलब पशुपालन जो होती है, ठीक है। उसके बाद देखो टेरेस फार्मिंग, उसके बाद क्या है देखो टेरेस फार्मिंग, ठीक है। टेरेस फार्मिंग क्या है देखो, फार्मिंग ऑन द स्टेप कट ऑन द माउंटेन्स रीजन, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो। फार्मिंग ऑन द स्टेप कट ऑन द माउंटेन रीजन, जहां पर जो सीढ़ी वगैरह होते हैं उस रीजन में करना, क्या है, मेनली फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन। देखो इस तरह का स्टेप किया गया, ये स्टेप किया गया है, ठीक है। किस पर्पस में ये जो स्टेप की जाती है, किस पर्पस में? देखो अगर ऐसा ही होगा केवल, तो किसी भी प्रकार का सॉइल होगा तो वो कम से जो अलुवियल सॉइल है वो चला जाएगा, धुल जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। बट ये करने की पर्पस में क्या होती है, ऐसे करने की पर्पस में क्या होती है इस तरह का, कि जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है, सॉइल का फर्टिलिटी है वो रुक जाता है, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्लियर है? सो व्हेन इट रेन, इंस्टेड ऑफ वॉशिंग अवे ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, द न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड डाउन टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब जब बारिश होती है, सारे न्यूट्रिएंट धुल नहीं जाते हैं, तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो जो है नेक्स्ट लेवल तक, नेक्स्ट सीढ़ी तक रह जाते हैं। सो हमारे प्रोडक्शन के लिए फायदा होता है। दैट्स व्हाई इस टाइप का मतलब जो है टेरेस फार्मिंग किया जाता है। टेरेस मतलब वही सीढ़ी, फार्मिंग समझ में आ रहा है? सो दिस इज द पर्पस ऑफ द टेरेस फार्मिंग, ठीक है। When the rain, instead of washing away all the nutrients in the soil, nutrients are carried down to the next level. Next level पे होता है, पूरा वश नहीं होता है। क्लियर है पॉइंट? दैट इज नोन एज टेरेस। अब देखो दो वर्ड है, एक है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, एक है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। आप देखोगे एक्सटेंसिव, एक है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है, देखो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है बड़े से फार्म में, बड़े से एरिया में प्रोडक्शन करना, जिसमें लेबर भी ज्यादा लगेगा, ठीक है, जिसमें पर हेक्टर प्रोडक्शन कम होंगे। लेकिन इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है छोटे एरिया में, छोटे से एरिया में ज्यादा इंटेंसिवली प्रोडक्शन करना, जिसमें जो है मतलब हायर टेक्नोलॉजी मशीनरी का इस्तेमाल करके उसको ज्यादा प्रोडक्शन करना, दैट इज नोन एज इंटेंसिव। तो पहले हम लोग बात करते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। क्या होता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर? क्लियर है? देखो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में फार्मर ट्राई टू गेट ग्रेटर आउटपुट बाय ब्रिंगिंग मोर एंड मोर न्यू लैंड एरिया अंडर द कंट्रीब्यूशंस। यहां पर जो है प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा चाहिए। कैसे ज्यादा से ज्यादा चाहिए? ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करने के बाद, ज्यादा से ज्यादा लैंड एरिया को। ये कहां पर हो सकता है? रूरल एरियाज में हो सकता है,
जहां पर जमीन ज्यादा, अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में तो इस तरह का एक्सटेंसिव फार्मिंग नहीं हो सकता, लेकिन जो रूरल एरियाज है तो वहां पर ये चीजें होता है, क्योंकि यहाँ पर जमीन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ज्यादा आउटपुट के लिए, ठीक है। देन एग्रीकल्चर एट लार्ज फार्म विथ एक्सटेंसिव यूज ऑफ द मशीनरी, यहां पर मशीनरी का भी इस्तेमाल होती है एक्सटेंसिवली। एंड याइल्ड एरिया इज लो, याइल्ड एरिया इज लो बट याइल्ड लेबर इज हाई, तो यहां पर लेबर क्या है, लेबर हाई है, लेबर जो है ज्यादा से ज्यादा होता है यहां पर, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो कम होता है, प्रोडक्शन जो है कम होता है लेकिन लेबर ज्यादा होता है। ये नॉर्मली रूरल एरियाज में ज्यादातर होते हैं। तो लोअर क्रॉप याइल्ड पर क्यूबिक यूनिट एंड एरिया, तो ऑब्वियसली बात है जहां पर जो है प्रोडक्शन कम होगा तो लोअर क्रॉप याइल्ड होगा, क्यूबिक एरिया के हिसाब से, पर लैंड एरिया के हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम दैट यूज स्मॉल इनपुट्स ऑफ द लेबर, फर्टिलाइजर एंड कैपिटल रिलेटिव टू द लैंड एरियाज बीइंग फार्म। मतलब यहां पर जो है अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल होता है, यहां पर कैपिटल जो है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल होता है कंपैरेटिवली इंटेंसिव की कंपैरिजन में, ठीक है। और प्रोडक्शन भी जिसकी वजह से थोड़ा सा कम ही होता है। आप एग्जांपल दे सकते हो यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब छोटे से एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन करना, दैट इज नोन एज इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखो, लैंड होल्डिंग इन स्मॉल एरिया, land holding in small which is land holding is small which is intensively used by means of labor provided by the family members। और यहां पर क्या होता है, hence yield area is high, यहां पर जो है प्रोडक्शन जो है ज्यादा होता है बट लेबर इज लो, यहां पर जो है लेबर कम होता है, यहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन, कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर एरिया इज हाई बट प्रोडक्शन इज लो एंड हायर यूज ऑफ इनपुट्स सच एज कैपिटल एंड लेबर, तो यहां पर कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ठीक है। एंड हायर क्रॉप याइल्ड पर क्यूबिक यूनिट, तो जाहिर सी बात है यहां पर प्रोडक्शन जो हायर क्रॉप याइल्ड पर क्यूबिक यूनिट जो है ज्यादा होता है लैंड एरिया में, इस एरिया में, ठीक है। ये आप देख सकते हो कम एरिया में जो है ये ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। एक तो हमने देख लिया कमर्शियल पर्पस में, जो नॉन कमर्शियल पर्पस में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जाती है अपने लिए, जो नॉन कमर्शियल, जिसका मकसद जो है नॉन कमर्शियल होता है, अपने पर्पस के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए, उसको जो है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है। देखो, फार्मर इन विच द मेन प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर हाउस होल्ड, जो फार्मर्स हाउस होल्ड ही कंज्यूम करता है उसको जो है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है, विदाउट एनी सरप्लस फॉर द ट्रेड, ये ट्रेड के लिए नहीं होता है। फॉर लाइवलीहुड स्मॉल लैंड एरिया एंड द ग्रेटर नंबर ऑफ लेबर, तो यहां पर मतलब एक तरफ से ये लाइवलीहुड मतलब खाने के पर्पस में होता है, स्मॉल एरियाज में होता है, स्मॉल लैंड एरियाज में होता है, बट ग्रेटर नंबर ऑफ लेबर यहां पर ज्यादा होता है, ठीक है। सब्सिस्टेंस मतलब अपने पर्पस में ये होता है, अपने इनकम, अपने खाने के पर्पस में। अब बात करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जो है स्लैश भी कहा जाता है और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। देखो एक चीज पहले देख लो, व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो फर्टिलिटी है जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होता है, व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज, जब प्रोडक्शन करने का जो क्षमता है फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है, द फार्मर शिफ्ट ए न्यू लैंड, फार्मर जो है, देखो एक जगह पे आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करोगे, यहां पर बार बार खेत जोतोगे तो जाहिर सी बात है उसका जो फर्टिलिटी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा। तो एक एरिया खत्म होने के बाद फिर जो है फार्मर दूसरे एरिया में चला जाता है और उसको छोड़ देता है ताकि फर्टिलिटी बढ़े 1-2 साल में, तो दूसरे एरिया चला जाता है, तो उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। शिफ्टिंग का मतलब क्या है, एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में शिफ्ट करना, चेंज करना जगह, तो दैट इस तरह से एग्रीकल्चर का एरिया भी शिफ्ट करना, उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा गया। सिंपल इज दैट, फार्मर clears a land and produce the cereals and other food crop to sustain their family। कभी कभी जो है एक जगह पे मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन कर रहे हो, दूसरी जगह पे वहां पर पेड़ी का कर सकते हो, मेज का मतलब बेड़ी का कर सकते हो, ठीक है, चावल का, तो ऐसे भी किया जाता है कभी कभी। इट इज कॉल्ड द झूमिंग, झूमिंग, उसको झूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश, वन एग्रीकल्चर, और उसको झूमिंग भी कहा जाता है। कहां पे? नॉर्थ ईस्टर्न में स्टेट में उसको झूमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है, जैसे कि लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है, उसको झूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। कहां पर? आसाम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। एंड कॉल द पमलो, पमलो मणिपुर में उसको पमलो कहा जाता है, पमलो इन मणिपुर, एंड दीपा, दीपा इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसी को ही देखो, झूमिंग को ही पमलो मणिपुर में कहा जाता है, दीपा जो है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इन छत्तीसगढ़, एंड अंडमान निकोबार है छत्तीसगढ़, बस्तर डिस्ट्रिक्ट के छत्तीसगढ़ में, और अंडमान निकोबार में उसको दीपा भी कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? दिस इज नोन एज शिफ्टिंग। एक तरह मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर के बाद जलाया भी जाता है, फिर दूसरी जगह पे चेंज की कर दी जाती है। अब देखो हॉर्टिकल्चर इज सिंपल है। हॉर्टिकल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड द प्लांट्स फॉर द ऑर्नामेंटल एंड फैंसी, मतलब सुंदर दिखने के लिए अच्छे अच्छे पेड़ पौधों या फिर फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब की जाती हैं। दैट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। फॉडर क्रॉप, फॉडर क्रॉप मतलब एनिमल्स को खाने के लिए। फॉडर क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड प्राइमरीली फॉर द फीड ऑफ द एनिमल्स, तो एनिमल फीड, तो जो जानवर को खाने के लिए, जो हम लोग का जो जानवर है, गाय हैं, ठीक है, या फिर काव है, बफालो है, ये सबको खाने के लिए जो किया जाता है, दैट इज नोन एज फॉडर क्रॉप, उनके पर्पस में। देखो क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, सीजन को अगर ध्यान में दें तो 3 प्रकार का सीजन होता है। एक है रबी क्रॉप, एक है खरीफ क्रॉप, एक है जायद क्रॉप। ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉपिंग। ठीक है, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। वन इज रबी क्रॉप, वन इज खरीफ, और वन इज जायद क्रॉप। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो है खरीफ क्रॉप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसको जो है मानसून क्रॉप भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानसून ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून, जून जुलाई एरियाज में ये स्टार्ट होती हैं, और हार्वेस्टेड की जाती है सितंबर से अक्टूबर तक नॉर्मली। उसमें से जो आते हैं देखो, राइस, पैडी, मेज, जावर, देन बजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ध्यान रखिएगा, तो खरीफ क्रॉप जो है जिसको मानसून क्रॉप भी कहा जाता है, और ये ग्रोन होते हैं जब मानसून आते हैं जून और जुलाई में, और उसको हार्वेस्ट की जाती है सितंबर और अक्टूबर में। और एग्जाम्पल में राइस है, मेज है, देन ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, मूंग है, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब उसके एग्जाम्पल। खरीफ क्रॉप के बाद रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो है दे आर सोन इन द विंटर सीजन में, दे आर सोन इन द विंटर सीजन, अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जो अभी का जो मंथ चल रहा है। उसके बाद हार्वेस्टेड इन द समर, अप्रैल एंड जून में, अप्रैल, मई, जून, इस टाइम पे। और उसका एग्जांपल है देखो व्हीट जो है, मतलब देखो गेहूं की अगर मैं बात करूं, ठीक है, गेहूं की बात करूं तो वो रबी क्रॉप भी है और वो खरीफ क्रॉप भी है, ये कह सकते हो टू सम एक्सटेंट। अच्छा, व्हीट है, बार्ली है, पीस है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है रबी क्रॉप है। और रेन ड्यूरिंग द वेस्टर्न टेम्परेट, साइक्लोन इन विंटर हेल्प्स इन ग्रोइंग द क्रॉप, जो कि रेन जो है हेल्प करता है। तो यहां पर जो एग्जाम्पल देखो, ध्यान रखिएगा, सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। उसके बाद दोनों के बीच में देखो एक और क्रॉप है जिसको जायद क्रॉप कहा जाता है। देखो सिंपल सी बात है, दे ग्रोन इन द शॉर्ट ड्यूरेशंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप। तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में जो ड्यूरेशन आते हैं उसी के बीच में जायद क्रॉप होता है, ठीक है। और ये मेनली ग्रोन होते हैं फ्रॉम मार्च टू जून, मार्च से जून तक के बीच में, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर मिलन है, मस्क मिलन है, कुकुम्बर है, ठीक है, ये है जायद क्रॉप कहा जाता है, ठीक है। वाटर मिलन, मस्क मिलन, कुकुम्बर, ये सब होता है, ठीक है, ये जायद। तो क्रॉपिंग सीजन की बात करें, खरीफ क्रॉप आर द क्रॉप प्लांटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। रबी क्रॉप आर द क्रॉप दे आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन उसको रबी क्रॉप कहते हैं। जायद क्रॉप आर द क्रॉप कॉल्ड एज द समर क्रॉप, समर क्रॉप किसको कहा जाता है? जायद क्रॉप को कहा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये है एग्रीकल्चर का पार्ट 1, मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।